गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है घर्षण। तो घर्षण क्या होता है? जैसे हम किसी वस्तु को, मान लीजिए ये कोई किताब है, अगर इस किताब को हमने धक्का देना है तो धक्का देने के बाद हम देखते हैं कि ये वस्तु यानी किताब कुछ दूरी पर चलने के पश्चात यहां पर रुक जाती है। यहां पर हमने लगाया बल और बल लगाने पर पुस्तक में आई गति और कुछ समय बाद ये थोड़ा सा आगे रुक जाती है। अगर आप किसी बॉल को किक मारते हैं तो कुछ दूरी पर चलने के बाद वह रुक जाती है। ठीक है। जब हम किसी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक लगाने पर वह रुक जाती है। ठीक है। अब ये वस्तुएं रुकी कैसे? इनको रोकने के लिए एक बल लगा है। वह बल क्या है? उसे हम घर्षण बल कहेंगे। घर्षण बल क्या है? जब कोई वस्तु गति में है तो उसके विपरीत दिशा में उस पर एक बल लगेगा। और वह बल कब लगेगा? जब वह वस्तु की सतह किसी दूसरे सतह के संपर्क में आती है। अगर हमने टेबल पे कोई बुक रखी है, टेबल पर रखा गया है और उसको धक्का दिया गया तो वो चलने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में रुक जाती है। तो रुकी क्यों? क्योंकि टेबल की सतह और किताब की सतह दोनों एक दूसरे के संपर्क में जब आ जाती हैं तो ये घर्षण बल इस पर लगता है। दो सतहों के बीच में घर्षण बल लगता है। दो सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। तो यहां पर हम समझ रहे हैं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं तभी यह घर्षण बल लगता है। लेकिन लगता कैसे है? उसके लिए हम बात करेंगे कि अगर कोई सतह, मान लीजिए टेबल की सतह है और उस पर रखी कोई पुस्तक है, उसकी सतह को आप देखेंगे तो देखने पर आपको उसके बीच की जो अप्स एंड डाउन्स हैं, अनियमितताएं हैं, वह दिखाई नहीं देगी। लेकिन इनमें अनियमितताएं इस प्रकार से होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं जैसे। हालांकि ये अनियमितताएं इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें देख नहीं पाते। ये टेबल की अनियमितताएं हैं और दूसरी पुस्तक की जो अनियमितताएं हैं वो हम इसके बीच में धंसी हुई बना देते हैं। तो जब टेबल के ऊपर पुस्तक को रखा गया तो इन दो सतहों के बीच देखिए, ये जो अनियमितताएं थी, अप्स एंड डाउन्स थे, ये एक दूसरे की अनियमितताएं एक दूसरे की सतह पर बिल्कुल एक दूसरे को इंटरलॉक कर देती हैं, अंतः बंधन बना देती है। तो ये अंतः बंधन जो कि दो सतहों के बीच की अनियमितताओं में होता है, इसी के कारण, इस अंतः बंधन के कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण बल लगता है। तो हमने दो बातें यहां सीखी कि घर्षण बल क्या है। दो सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल होता है। और यह बल लगता किस कारण से है? उनकी अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण, अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण घर्षण बल लगता है। तो दो चीजें हमने सीख ली हैं। और अंतः बंधन अनियमितताओं के बीच होता है। ये अनियमितताओं का अर्थ है उतार चढ़ाव। अगर आप इस बोर्ड को भी देखें तो ये बोर्ड आपको चिकना दिख रहा है, लेकिन इस पर कुछ ऐसी अनियमितताएं हैं, उतार चढ़ाव हैं ऐसे इसकी सतह पर, जो इतने छोटे हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब मैं ये मार्कर इसके ऊपर चला रहा हूं तो इस मार्कर की सतह पर जो अनियमितताएं हैं वो इसके ऊपर रगड़ खा रही हैं, इसके साथ अंतः बंधन बना रही हैं,
जिसके कारण उन अनियमितताओं में इसकी स्याही फंस जा रही है। तो जब मार्कर की स्याही इसमें फंस रही है तभी हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं। अगर इस घर्षण बल को कम करना है तो मैं इस पर एक तेल की परत चढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जब तेल की परत चढ़ा दूंगा तो इस पर लिखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अनियमितताओं को आपने ध्यान में रखना है, ये उतार चढ़ाव होते हैं। जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उन दोनों के उतार चढ़ाव एक दूसरे के साथ बंधन कर लेते हैं, यानी अंतः बंधन बना लेते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसके कारण यह घर्षण बल लगता है। और घर्षण बल अब लगता कहां पर है, किस दिशा में लगता है? अगर हम वस्तु को इस तरफ धक्का दे रहे हैं, अर्थात गति की दिशा इस तरफ है, आपको राइट साइड में है, दाईं ओर है, तो घर्षण बल हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल होता है। तो ये आपने याद रखना है कि घर्षण बल हमेशा बल या गति की दिशा के विपरीत लगता है, ठीक है। जिस तरफ को बल लगाया गया, अगर इस तरफ को बल लगाया गया है तो घर्षण बल इस तरफ को होगा। अगर वस्तु गति में इस तरफ है तो बल, घर्षण बल इस तरफ होगा। तो एक दूसरे के ये विपरीत दिशा में रहेंगे, ये याद रखना है आपने। घर्षण बल दो स्तंभों के बीच में होता है, ये याद रखना है आपने। और घर्षण बल अंतः बंधन के कारण होता है। अंतः बंधन कहां होता है? दो स्तंभों की अनियमितताओं के बीच में होता है, ये आपने याद रखना है। तो तीन चीजें हमने यहाँ डिस्कस करी है जो आपको याद रखनी है कि घर्षण बल क्या होता है और घर्षण बल लगता कैसे है और किस दिशा में लगता है। इन तीनों चीजों को आपने घर्षण बल के बारे में ध्यान में रखना है। दूसरा, अब ये घर्षण बल को अगर हमें कम करना है, देखिए घर्षण बल को कम करने के कौन से कारक हैं ये जानना आवश्यक है। देखिए अगर आप किसी चिकनी सतह पर चलते हैं, घर में टाइल्स लगी हुई हैं, उसमें भी कुछ हद तक अनियमितताएं हैं, हालांकि बहुत कम होती हैं लेकिन होती हैं। अगर हम उस फर्श पर पानी फेंक देते हैं तो फर्श के ऊपर जो अनियमितताएं हैं वो कम हो जाती हैं, वो भर जाती हैं जल से। अब जब हम उस पर चलते हैं तो हमारा पांव फिसल जाता है। क्यों फिसलता है? क्योंकि वो जो अनियमितताएं हैं वो जल से भरी हुई हैं, जिसके कारण हमारा पैर उस पर टिक नहीं पा रहा है, यानी उसकी अनियमितताओं में अंतः बंधन नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से घर्षण कम हो गया है घर्षण, और इसकी वजह से हम फिसल जाते हैं। एक और चीज है, अगर तेल कहीं पड़ा है फर्श के ऊपर तब भी हम फिसल सकते हैं, केले के छिलके के ऊपर भी हम फिसल जाते हैं। तो ये कुछ कारक हैं जो घर्षण बल को कम कर देते हैं, ठीक है। ये आपने खुद एक्सपीरियंस करना है कि कौन से कारक हैं जो घर्षण को कम कर देते हैं और चीजें आराम से फिसल जाती हैं, ठीक है। अब हम घर्षण बल पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार का है। जब आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं, मान लीजिए ये कोई टेबल है, ठीक है, इस टेबल को आपने धक्का देना है तो इस पर बल लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या बल लगाने पर वह वस्तु गति में आ जाएगी? देखिए ये प्लेन बनाते हैं। अब ये जो फर्श है और जो ये टेबल की सतह है, इनके बीच घर्षण बल होगा जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो इनकी अनियमितताएं एक दूसरे के साथ अंतर्बंधन कर लेती हैं, ठीक है। अब जब आप अगर ये फर्श ज्यादा खुरदरा होगा तो अनियमितताएं ज्यादा होगी, जिसकी वजह से घर्षण बल ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप किसी खुरदरी सतह पर किसी पत्थर को खींचेंगे तो उसको खींचने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। चिकनी सतह पर उसी पत्थर को खींचेंगे तो कम बल लगाना पड़ेगा। तो ये किसी फर्श के ऊपर, किसी सतह के ऊपर कितनी अधिक अनियमितताएं हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि घर्षण बल कितना होगा, ठीक है। अभी हमने अगर बल लगाना है और इस वस्तु को आगे की ओर गति देनी है इस तरफ को, तो आपको पता है घर्षण बल इस दिशा में लगेगा, ठीक है। अब हम इस मेज को धक्का दे रहे हैं लेकिन ये मेज हिल नहीं रहा अपनी स्थिति पर से। क्यों नहीं हिल रहा? क्योंकि ये घर्षण बल अत्यधिक है और हम जो बल लगा रहे हैं वह कम है। अब ये रुका हुआ है, ये टेबल स्थिर अवस्था में है,
स्थिर अवस्था में है। और अब हमने कम बल लगाया तो नहीं चल रहा, अब हम दो लोग इसको धक्का लगाते हैं तो वो टेबल खिसक जाता है। तो हमें कितना बल लगाना पड़ा, इतना कि वो घर्षण बल को क्रॉस कर जाए, जितना बल घर्षण का है उससे अधिक हो जाए। अर्थात हम कहेंगे कि हमें कितना बल लगाना पड़ा, इतना बल लगाना पड़ा वस्तु को गति देने के लिए, वस्तु को गति प्रदान करने के लिए हमें वह बल लगाना होगा जो घर्षण बल को पार कर दे, बल पर पार पा ले या उसको पार कर ले, या जितना वो बल है उससे अधिक हो जाए। अगर जितना बल घर्षण बल है उतना ही बल हम लगाएंगे तो फिर वह संतुलित बल कहलाएगा, जिसकी वजह से कोई गति नहीं होगी, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बल जब संतुलित होगा तो वस्तु को गति नहीं मिलेगी। अभी घर्षण बल को अगर क्रॉस कर लिया हमने तो इसका मतलब है कि जितना घर्षण बल है उससे अधिक बल हमने लगाया है, जिसकी वजह से इस वस्तु में गति आएगी। लेकिन अगर हम इसके बराबर या इससे कम बल लगाएंगे, यानी हम घर्षण बल पर पार नहीं पा पाएंगे, तो यह वस्तु गति में नहीं आएगी। अब जो बल हमने लगाया, जब स्थिर वस्तु अवस्था से वह वस्तु गति में आ जाती है, तो यहां पर जो घर्षण बल लगा था उसको स्थैतिक घर्षण कहेंगे। स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण क्या है? वह घर्षण बल जो, या ये कह सकते हैं वह बल जो किसी स्थिर अवस्था में वस्तु को गति प्रदान करने में सक्षम हो। अर्थात जो बल स्थिर अवस्था से किसी वस्तु को गति में लाने के लिए घर्षण बल को पार कर ले या घर्षण बल पर पार पा ले, उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। लेकिन यदि कोई वस्तु चल रही है, पहले से गति में है, तो वो रुक जाएगी घर्षण बल के कारण। गति में कुछ देर के पश्चात घर्षण बल लगेगा इस पे, तो घर्षण बल के कारण वह रुक जाएगी। अगर हमें इसे गति में रखना है तो बल लगाना पड़ेगा, लेकिन गति में किसी वस्तु को गतिमान रखने के लिए जो बल लगाना पड़ा, वो देखो, वो बल अब इस बल से कम होगा। ठीक है, स्थिर अवस्था में किसी वस्तु को धक्का दिया है गति में लाने के लिए, तो अब ये बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो चल पड़ी है, अब उतना बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कम बल लगाना पड़ता है। तो ये जो बल है, जो गति में किसी वस्तु को गतिमान रखने के लिए लगाना पड़ता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण से कम होता है, उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। अब दो बल पढ़े हमने यहाँ पे। स्थैतिक घर्षण कि कोई वस्तु स्थिर थी, उसको बल लगाकर गति प्रदान की, तो जो बल लगाना पड़ा उसे स्थैतिक घर्षण कहेंगे। और जब कोई वस्तु गति में है और उसको गतिमान रखना है, ठीक है, तो क्योंकि वो रुक जाएगी, तो अगर गतिमान रखना तो बल तो लगाना पड़ेगा। तो गति में वस्तु को गतिमान रखना है तो जो बल लगाना पड़ता है उसको सर्पी घर्षण कहते हैं। और एक बात हमने ये कर ली, स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से हमेशा अधिक रहता है, अधिक होता है। ठीक है, तो मैंने बात की स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, ये बात हम यहां समझेंगे। तो हमने बात कर ली घर्षण की, कि घर्षण किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के ऊपर कोई बल लगाया है, कोई गति में आई है, वो तो गति में वह नहीं रहती, वो रुक जाती है। तो जो बल दो स्तंभों के बीच लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं।
ठीक है। और घर्षण बल किस कारण लगता है? अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण। और घर्षण बल हमेशा गति या बल के विपरीत रहता है। ये बातें याद रखनी। 3, चौथी बात स्थैतिक घर्षण। स्थिर अवस्था से किसी वस्तु को गति में लाने के लिए जो बल लगाना पड़ा, जो बल घर्षण बल को पार कर ले, उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और गति में वस्तु को गतिमान ही रखना है तो उसे शक्ति घर्षण कहेंगे उस बल को। तो यहां तक आपने अब इसको पूरा करना है, ठीक है। ये चैप्टर को रिवाइज करना अच्छे से, फिर आपका 10 से 1 भी है अभी जल्दी, ठीक है। ओके, थैंक यू।